नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं अजय शुक्ल इस चर्चा में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। आज की हमारी चर्चा का विषय है, कहीं फिर हरियाणा में कांग्रेस का खेल न बिगाड़ दे अंतर्कलह। कांग्रेस में अंतर्कलह लगातार विभिन्न तरीके से जिस तरीके से बढ़ रही है, जिस तरीके से कहीं कभी आ जाता है कि ये शैलजा गुट है, कभी आ जाता है कि ये सुरजेवाला गुट है, कभी आ जाता है कि ये किरण चौधरी गुट है। तो जिस तरीके की स्थितियां हैं वो संकट पैदा करती है। निश्चित रूप से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लगातार मजबूत हो रही है। दूसरी तरफ जिस तरीके से उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला अपनाया और प्रदेश अध्यक्ष दलित समुदाय से हैं और जो नेता है संसदीय दल के भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो जाट समुदाय से हैं। उसके अलावा तमाम सारे समुदाय के लोग मौजूद हैं। तो ऐसी स्थिति में जो ये कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन में तमाम सारे सवाल उठते हैं, तमाम सारी बातें उठती हैं, तमाम आरोप लग रहे हैं। तो जब इस तरह के लगते हैं तो ये लगता है कि क्या आने वाले विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उस तरह लड़ पाएगी जैसे कर्नाटक में एक होकर लड़ी और शानदार जीत हासिल की, या फिर वहीं रह जाएगी। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक पैनल है, उससे आपका तारुफ कराता हूं। हमारे साथ में बहुत शानदार प्रवक्ता नेता वेद प्रकाश विद्रोही जी हैं हमारे कांग्रेस पार्टी से, और हमारे साथ में विजेंद्र रेहडू जी हैं इनेलो से, हमारे साथ में उमेश भाटी जी हैं जसपा से, और हमारे साथ में डॉक्टर पंकज बेनीवाल है आम आदमी पार्टी से, और हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार जो हरियाणा को बहुत अच्छे से समझते हैं, वो पवन कुमार बंसल जी। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं वेद प्रकाश विद्रोही जी से। विद्रोही जी, आपकी पार्टी बहुत शानदार उसने जीत जो है हासिल की कर्नाटक में। वजह थी कि पूरी कांग्रेस एक होके लड़ रही थी, कोई गुट नहीं था, कोई बात नहीं थी, कोई अंतरकलह नहीं थी। ठीक है, पद की डिमांड होती है। ऐसे के बाद में हरियाणा में क्या होगा जब यह हालत पैदा है? जी अजय शुक्ल जी, भाई राठी साहब, भाई उमेश भाटी जी, भाई डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी, और हमारे वरिष्ठ विश्लेषक आदरणीय पवन बंसल जी, और लाइव हिंदुस्तान चर्चा के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। शुक्ल जी, आप कांग्रेस को वर्षों से देख रहे हैं, निजी रूप से भी देख रहे हैं, पत्रकार के रूप में भी देख रहे हैं। जो मुद्दे उठा रहे हैं आप, असल में कांग्रेस के लिए मुद्दे हैं ही नहीं। ये कांग्रेस की शैली है, और ये कांग्रेस की शैली 70 सालों से ऐसे ही चलती आ रही है। जब हिमाचल का चुनाव हुआ था तो चुनाव से पहले यही बातें कहा जाती थी, वो गुटबाजी है, और दिखती भी थी। यही बात कर्नाटक में कही जा रही थी 4 महीने पहले तक कि वह गुटबाजी है, पर दिखती भी थी। पर जब चुनाव नजदीक आए और कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा गई चुनाव से पहले, उससे पहले ही ये जो गुटबाजी का दौर था वो खत्म होना शुरू हो गया था। यही हिमाचल में हुआ था और यही हरियाणा में होगा। अभी जो रस्साकसी है वो पार्टी के पदों को लेकर है, क्योंकि पार्टी का संगठन कांग्रेस का 11 साल से बना ही नहीं है। अब बनने की संभावना है, इसलिए हर नेता चाहता है कि उसके ज्यादा से ज्यादा समर्थक पार्टी के अंदर आए, पदाधिकारी बने। तो उसके 2 फायदे होंगे। एक तो वो अपने समर्थकों को ज्यादा टिकट दिलवाने की स्थिति में होंगे, पार्टी में उनका आवाज ज्यादा होगी। दूसरा, अपने कार्यकर्ताओं को वो संतुष्ट करेंगे, जिससे उनको चुनावी लाभ होगा। तो ये सारा जो हल्ला हो रहा है, ये केवल संगठन में अपने लोगों को समायोजित करने का और अपना अपना घर मजबूत करने का है कि हम कितने मजबूत हैं। इसके अलावा कोई लड़ाई नहीं है। आपको अच्छी तरह याद होगा 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले भी यही बात कही जा रही थी। डॉक्टर अशोक तंवर जी कुछ निजी कारणों से टिकटों का झगड़ा था, मैं उन कारणों में जाना नहीं चाहता, क्योंकि वो बड़े ऐसे कारण है, अगर उनको सार्वजनिक कर दिया जाए तो अच्छा भी नहीं लगता। वो चले गए। उसके अलावा सभी लोगों ने अपने अपने समर्थकों को टिकट दिलवाई, और टिकट दिलवाने के बाद एकजुटता से लड़ाई लड़े, अच्छे परिणाम निकले। अब की बार भी यही होगा कि ये सारी लड़ाई केवल मात्र चुनाव घोषणा से पहले तक की है।
चुनाव घोषणा हो जाएगी, सब अपने आप को पोजीशनिंग कर लेंगे, अपनी अपनी राजनीतिक ताकत बना लेंगे, फिर एकता हो जाएगी और मजबूती के साथ सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इस बात को कांग्रेसी अच्छी तरह समझ चुके हैं और कर्नाटक और हिमाचल का जो उदाहरण है वो उनके सामने है। वो अच्छी तरह जानते हैं कि अगर मिलकर लड़ोगे तो हरियाणा में सत्ता तुम्हारे द्वार पर आई हुई है। हरियाणा में भाजपा जजपा पूरी तरह हार रही है, ये प्रत्यक्ष दिख रहा है। और यदि तुम मिलोगे नहीं, मिलकर लड़ोगे नहीं, तो आई हुई सत्ता को खो सकते हो। इस बात को कांग्रेस नेता समझते हैं और इस बात को समझकर सभी एक बात कहते हैं कि मिलकर लड़ो, मिलकर लड़ो। कोई ये तो नहीं कहता कि हम मिलकर नहीं लड़ेंगे, हम अलग हो जाएंगे। तो आप देखिएगा ये लड़ाई महीने 2 महीने में खत्म हो जाएगी और मिलकर सभी पार्टी का संगठन बनते ही एकजुटता के साथ प्रचार अभियान में जुट जाएंगे। विजयन जी, आप इंडियन नेशनल लोकदल बहुत पुरानी पार्टी है और हरियाणा की जड़ों से जुड़ी पार्टी है। चौधरी देवीलाल जी जो है इसको जिस तरीके से पूरी चीजें करते थे, तो आपने कांग्रेस को भी देखा, आपने जेजेपी को भी देखा, आपने उभरती हुई आम आदमी पार्टी को भी देखा और कांग्रेस को तो देख ही रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास बताता है कि गुटबाजी तो यहाँ पे सदैव से रही है, चाहे देश के आजादी के पहले रहा हो चाहे अब हो। जी विजयन जी। अजय जी, सभी को नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, ये तो सत्य है कि आज हरियाणा प्रदेश बदलाव मांग रहा है और मौजूदा सरकार की ऐसी ऐसी नीतियां आई है जिससे पूरा प्रदेश परेशान है। चाहे वो किसान आंदोलन की बात हो, हरियाणा प्रदेश में बहुत बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लिया और हरियाणा सरकार दबाने का प्रयास किया। और इसके अलावा मैं बहुत सारे मुद्दे हैं, उस लाइन में मैं जाना नहीं चाहता। यानी हर प्रकार से प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है हरियाणा में और वो बदलाव निश्चित भी है। बदलाव होगा, 100% बदलाव होगा, लेकिन बदलाव किसके पक्ष में आएगा, चर्चा इस बात की। अब ये देख लीजिए आप, कर्नाटक में कांग्रेस जीती, बहुत भारी बहुमत से जीती, इनको बहुत बहुत बधाई। हिमाचल में भी जीती, लेकिन कहीं न कहीं जो हरियाणा और हिमाचल और कर्नाटक के हैं, इनके सभी के जो समीकरण है, जो सभी के जो हालात हैं, बड़े डिफर हैं। जिस प्रकार से पिछले 9 साल से अजय सिंह जी चौटाला ने एक मजबूत विपक्ष की भूमिका, अब तो वो केवल मात्र अकेले विधायक है सेकंड टर्म में, तो पहले तो ज्यादा थे, 19 विधायक होते थे, तब तो वो नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे। उस टाइम की आप सेशन उठा करके देख लीजिए, जब मनोहर 1 में जिस प्रकार से विपक्ष की भूमिका इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी निभाया करती थी, उसका 10% भी कांग्रेस ने 30 विधायकों के साथ नहीं निभाने का काम किया, बल्कि अकेले अजय सिंह ने उसको निभाने का काम किया। पूरा प्रदेश इस बात को मानता है कि यदि विपक्ष की कोई भूमिका हरियाणा में निभा रहा तो वो अजय सिंह जी चौटाला निभा रहे हैं। दूसरी बात, अजय सिंह जी ने जो बहुत बड़ा त्याग किया, पूरे हिंदुस्तान में किसान आंदोलन को लेकर के किसानों ने घोषणा की थी कि यदि कोई सत्ता विरोधी है हमारा, तो वो अपनी सदस्यता से त्याग पत्र देकर के हमारे बीच में आए और हमारी मदद करे। पूरे हिंदुस्तान लगभग 5100 MLA और MPs हैं, उनमें से किसी के अंदर हिम्मत नहीं है। अकेले अजय सिंह चौटाला एक ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने अपनी विधानसभा की सदस्यता को त्यागा, छोड़ा और अपने दादा देवीलाल के पद चिन्हों पर चलते हुए वो त्याग करके विधानसभा का किसानों के साथ बैठने का काम किया। हरियाणा प्रदेश की जनता किसी की भार नहीं रखती है, वो देखती है कि तुम्हारे काम। जी, बड़ी बात कही कि चौधरी देवीलाल जी के सिद्धांतों को अभय चौटाला जी ने पालन किया, इस्तीफा दिया, एक बड़ी चीज है। और निश्चित रूप से और उसके बाद दोबारा वो आए और सदन में सदैव उठाते रहते हैं उन मुद्दों को। मैं फिर से एक बार पवन जी के पास जाऊंगा, क्योंकि उस समय टेक्निकल कारण से उनसे कट गया था। पवन जी, सवाल वही है कि आपने 50 साल से आप राजनीतिक समीक्षा कर रहे हैं, उसको लेकर रिपोर्ट कर रहे हैं। जो जिस तरीके से कांग्रेस में गुटबाजी की बातें इस समय सामने आ रही हैं और तमाम मीडिया उसे उठा रहा है, मैं नहीं कहता हूं कि गुटबाजी है,
मैं जो खबरें आ रही हैं, जो चीजें आ रही हैं, जो कांग्रेस के ही लोग उठा रहे हैं, उसी से सवाल उठता है। क्योंकि कांग्रेस की यदि 1885 से हम इतिहास देखते हैं तो कभी गरम दल, कभी नरम दल, कभी कुछ, तो तमाम ये कांग्रेस में चलता रहा। और आज हिंदुस्तान के अंदर चाहे जो पार्टी हो, वो सभी कांग्रेस से ही पैदा हुए हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज जब ये स्थितियां हैं तो ये कांग्रेस इतनी टूटते टूटते इतने दल बन गए, इतने सत्ता में आ गए, इतने सब कुछ हो गए, कांग्रेस अपने आप को खत्म करने पे लगी है क्या? जी पवन जी। हरियाणा में कांग्रेस का रिवाइवल हो सकता है। राहुल गांधी स्पष्ट तौर पर घोषणा करें कि जो नेता चुना जाएगा विधायक अपनी मर्जी से चुनेंगे, थोपा नहीं जाएगा। वो 2050 नहीं होगा। 2005 के असेंबली चुनाव में 65 विधायक के करीब कांग्रेस के थे और 40 विधायक। पवन जी इसमें एक सवाल जोड़ दूं प्लीज। एक उदाहरण हमारे पास अभी 2 विधानसभाओं का मौजूद है, हिमाचल का और कर्नाटक का। इन दोनों में कांग्रेस के जो विधायक दल था उसने अपना नेता चुना, थोपा नहीं गया। ये बड़ी बात है, क्योंकि कई जो पुराने लीडर्स थे वो सोच रहे थे कि हम हो जाएंगे, उनकी बजाय दरकिनार करके उन लोगों को बनाया गया। ये एक बड़ी बात है। हरियाणा में कांग्रेस के नेताओं में यह आशंका रहती है कि चूंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रॉबर्ट वडेरा और प्रियंका के काफी करीब हैं, उन्होंने सत्ता में तो जमीनी सौदों में फायदा पहुंचाया था और वो उन पे अपने दबाव का प्रभाव करके सबको दरकिनार करके खुद मुख्यमंत्री बन जाएंगे। 2005 में भी ऐसा हुआ। 65 विधायकों में से 40 को बजलाल का समर्थन प्राप्त था, लेकिन हालांकि कमान ने दिल्ली में मीटिंग बुला ली और एकदम कह दिया कि हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे और बजलाल को पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। राहुल गांधी स्पष्ट करे बिल्कुल सिर्फ विधायकों की राय चुनी जाएगी, आला कमान का कोई दबाव नहीं होगा, किसी का भी कोई दबाव नहीं होगा। तब लोगों में संशय दूर होगा और सभी लोग मिलजुल कर कांग्रेस की तरफ, जो बीजेपी से दुखी है, कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं। जी नहीं, मैं दूसरी चीज कह रहा हूं कि चाहे जो कुछ हो, जब पार्टी के लिए कुछ करने की बात आती है तो कहीं पर भी ना तो शैलजा उस तरह से दिखाई देती हैं, न कहीं उस तरीके से एक्टिव रोल में सुरजेवाला दिखाई देते हैं, न उस तरह के रोल में किरण चौधरी दिखाई देती है। तो पूरे हरियाणा में जो काम कर रहा होगा, क्या उसे लीडरशिप नहीं देनी चाहिए? उसको दे देनी चाहिए कि उसके अपने अहम है, एक क्षेत्र विशेष में वो सीमित है और उसमें कर दिया जाए। जी पवन जी। ठीक है, हुड्डा साहब 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका हरियाणा में आधार है और खासतौर रोड तक है। सोनीपत जज्जर रोहतक में उस बेल्ट में तो जाट वर्ग में उनका अच्छा खासा प्रभाव है। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि काम करना ना करना अलग बात है। जो विधायकों की राय हो, जो विधायक सर्वसम्मति से जिसको चुने वो बनेगा, क्योंकि लोकतंत्र में विधायकों की राय। पवन जी वो स्थिति तो तब पहुंचेगी ना जब जीत के सारे आ जाएंगे। अभी तो स्थिति ये है कि जीते तो। ऐसा स्पष्ट करते ना राहुल गांधी, ऐसा स्पष्ट करते तो लोगों के दिमाग, हरियाणा के लोग ना सीधी बात सुनना, इशारे नहीं समझते। हरियाणा के लोग कहते सीधी बात करी जाए, भाई हमें सीधा बताए नेता ये करेंगे। देखिए उदाहरण, जब 2 उदाहरण मौजूद है इस समय, तो वो चीज समझना तो अपने आप बनता है। और कांग्रेस पार्टी तो देखिए ना प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित करती है ना मुख्यमंत्री का घोषित करती है। वो कहती है संसदीय परंपरा में घोषित करने का कोई अधिकार ही नहीं है। वो जनता तो विधायक चुनती है, सांसद चुनती है, ये तो सदन के लोग चुनते हैं। शुक्ला जी, विद्रोही जी भी समझते हैं कि हरियाणा का लोग है ना, उसको ये बातें इशारे में बोलनी नहीं पड़ती। तो सीधी बात कहे भाई हमारा पेटा भरे कि भाई इस बार जो नेता चुना जाएगा, जिसको विधायक चाहेंगे वही होगा। आला कमान का है, वडेरा का है, प्रियंका का दबाव से नहीं होगा। तो वो किसी को भी विधायक चुने लोग मान लेंगे, चाहे हुड्डा साहब को चुने, ज्यादा विधायक उनके साथ आते हैं, उनको चुने तो लोग मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उनको मानने। बिल्कुल। तो मैं उमेश जी के पास जाऊंगा। उमेश जी, आपकी पार्टी जमीनी तौर पे खड़े होने और मजबूत होने की दिशा में काम कर रही है। इनेलो को उसने एक प्रकार से पीछे छोड़ दिया और असली इनेलो होने का दावा आज हो रहा है। आज ये कहा जा रहा है जो बैलगाड़ी से और सबसे घूमते हुए दुष्यंत चौटाला पूरे जनता के बीच में जा रहे हैं। तो आप ऐसी स्थिति में क्या देखते हैं? आपका मुकाबला कांग्रेस से होगा कि इनेलो से होगा कि भाजपा से होगा कि आम आदमी पार्टी से होगा? जी उमेश जी। अजय शुक्ल जी, पहले आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, असली इनेलो नहीं, असली देवीलाल जी की जो वंशावली को जो आगे बढ़ा रहे हैं और देवीलाल जी की जो नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं, वो जननायक जनता पार्टी है। हमारा कोई भी
इंडियन नेशनल लोकदल से कोई कंपटीशन नहीं, कि इंडियन नेशनल लोकदल आज के समय में मात्र 2% पे रह गई है हरियाणा के अंदर। एक एक थी इनेलो होने जा रही है वो। उस समय आएगा जब ये आप भी बोला करेंगे इसमें कि एक थी इनेलो। अब बात करें हम कांग्रेस पार्टी की, तो हमारे जो वेद प्रकाश विद्रोही जी हैं, उन्होंने बहुत सहज तरीके से, बहुत सरल तरीके से नेशनल चैनल पे सच्चे मन से एक्सेप्ट कर लिया कि हमारी काम करने का शैली यही है। हम क्या कर सकते हैं, हम 70 साल से ऐसे लड़ते आ रहे हैं, इसी तरीके से आपस में भिड़ते आ रहे हैं, तो ये हमारी शैली है काम करने की। तो मैं धन्यवाद जी विद्रोही जी कि आपने जो है कम से कम ये माना कि आपकी शैली है इस तरीके से काम करने की, कि हर स्टेट के अंदर इनके गुट उमेश बने जी हुए हैं। 150 साल से, उमेश जी हाँ। 150 साल से। तो गुटबाजी इनकी जो है हर स्टेट में चल रही है, और हालत ये है कि इस गुटबाजी के कारण ही ये पूरे भारत में खत्म होने जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आज भी विद्रोही जी कहते हैं हमारी शैली है, और हरियाणा में भी यही शैली रहेगी। जहां एक दो जने थे, जैसे राजस्थान की बात करें तो वहां 2 गुट है, अभी कर्नाटक की बात करें 2 गुट है, लेकिन यहाँ तो इनके 50 गुट है। यहाँ तो हालत ये है कि शैलजा अलग चल रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अलग चल रहे हैं, और हुड्डा के साथ दीपेंद्र का गुट एक अलग बन चुका है। ऐसा नहीं है कि मतलब हम दूसरों की बात करें, बाप बेटों का भी गुट अलग है। एक टीम है जो दीपेंद्र के साथ है, एक टीम है जो भूपेंद्र के साथ है। सुरजेवाला जी अपनी अलग राजनीति चमका रहे हैं इनके बीच में, और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस के, जो कि हरियाणा के अंदर सिर्फ अलग अलग ढपली बजाने में लगे हुए हैं। आपने एक बात कही कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा काम कर रहे हैं, तो क्यों ना उनको दे दिया जाए सारा चार्ज। लेकिन बात देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा काम कर रहे हैं या भूपेंद्र सिंह हुड्डा खत्म कर रहे हैं सबको। रामबिलास शर्मा जी ने एक बात कही थी कि कांटा निकाल रहे हैं, तो ये कांटे निकालने वाला काम कर रहे हैं, ये काम नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेहनत नहीं कर रहे, ये एक एक कांटा निकाल रहे हैं धीरे धीरे। सुरजेवाला वाला कांटा निकाला, शैलजा का कांटा निकाला, किरण चौधरी जी का कांटा उमेश जी निकालना। आपका मुकाबला किससे होगा, कांटा निकालने वालों से या किसी और से? देखो, भाजपा और जसपा का जो गठबंधन है वो हरियाणा के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी पार्टी जो है हमारे कहीं टक्कर में भी आएगी। इसलिए मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी और जसपा की सरकार हरियाणा के अंदर बनेगी, और जो जिस तरीके जो विकास चल रहा है हरियाणा के अंदर, वो विकास प्रगति पे आगे चलता जाएगा, और हरियाणा असली में नंबर 1 बनेगा भाजपा और जसपा के उसमें। हरियाणा कांग्रेस ने जो नारा दिया था, वो नारा को पूरा तो कर नहीं पाए ये लोग, लेकिन हाँ, अब हम लोग जो इसको पूरा कर रहे हैं, और हरियाणा जो है नंबर 1 बन रहा है। हरियाणा नंबर 1 बनेगा। पंकज जी आपके पास आता हूं कि जिस तरह से इस समय राजनीति है, सवाल वही है जो उमेश जी से था कि आपकी पार्टी भी ताल ठोक रही है और लगातार अपने आप को बढ़ाती जा रही है पंचायत में, नगर निगम में, नगर पंचायतों में। तो ऐसी स्थिति में आपकी जो मुकाबला है वो आप किससे देखते हैं, भाजपा से, जसपा से, इनेलो से या कांग्रेस से? नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस में जिस तरह से गुटबाजी की बात सामने आ रही है, उससे आपको कितना फायदा मिलेगा? तो ये 2 सवाल है जी। पहले तो आप सभी को मेरा प्रणाम। अजय जी, पहला जो आपका प्रश्न है, आम आदमी पार्टी का जो कंपटीशन है वो सीधा सीधा किसी भी पार्टी के साथ ना होकर के ये आम जनता के साथ आम आदमी पार्टी आम आदमी के मुद्दों पे काम करती है, आम आदमी की राजनीति करती है। आज आम आदमी को चाहिए क्या? उसको अच्छे सरकारी स्कूल चाहिए, आज उसको अच्छे सरकारी अस्पताल चाहिए, मोहल्ला क्लिनिक चाहिए जहां उसका अच्छा इलाज हो सके। उनको आज बिजली में रियायत दरें चाहिए, फ्री में बिजली चाहिए, पानी अच्छा मिलना चाहिए, 24 घंटे पानी मिलना चाहिए, बुजुर्गों को तीर्थ यात्राएं मिलनी चाहिए, और इन तमाम महिलाओं को फ्री यात्रा मिलनी चाहिए। रक्षाबंधन के दिन तमाम पार्टियां एक दिन के लिए महिलाओं को सम्मान देती हैं, और अरविंद केजरीवाल यही सम्मान 12 के 12 महीने देते हैं। तो ये चीजें हैं जिन पर आज एक आम आदमी का खर्चा सबसे ज्यादा हो रहा है। आप बच्चों को पढ़ाओ, बहुत महंगी आज पढ़ाई हो गई है, अस्पतालों में जाओ, बहुत महंगा इलाज हो गया है, बिजली की दरें हरियाणा में आसमान छू रही हैं। यानी कि जो आप महीने में कमाते हैं वो इन 3-4 चीजों में आपका सारा पैसा खर्च हो जाता है, और एक आम आदमी आज बोझ के तले दबता जा रहा है, महंगाई के बोझ के तले दब रहा है, बेरोजगारी की वजह से खराब हो रहा है। तो ये चीजें सिर्फ आम आदमी पार्टी आज जनता के बीच जाकर, पंजाब की बात हो, दिल्ली की बात हो, इन्हीं सब मुद्दों पर हम दोनों जगह जीते हैं,
और गुजरात के अंदर भी जो 5 हमारे सीटें आई वो भी इसी मुद्दों पर आई, गोवा के अंदर आई, यूपी के अंदर जो 108 हमारे मेंबर बने, या हरियाणा के अंदर हमारे जो सरपंच जीते हैं या चेयरमैन जीते हैं या जिला पार्षद जीते हैं, सभी इन्हीं मुद्दों पर जीतते हैं। यही मुद्दे हैं जो आज जनता को चाहिए। गुटबाजी तो कांग्रेस करती रही है और विद्रोही जी ने स्पष्ट तौर पर आज माना है चैनल पे कि हमारी पार्टी में गुटबाजी है। इनकी गुटबाजी से आम आदमी पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये जनता तय करेगी। जनता को ये तय करना है कि आज आम आदमी पार्टी किन मुद्दों पर बात कर रही है, और कांग्रेस बात कर रही है कि मैं सुरजेवाला का गुट हूं, मैं शैलजा गुट से हूं, मैं भूपेंद्र गुट से हूं, मैं उदयभान गुट से हूं, मैं किरण चौधरी के गुट से हूं। जनता तय कर देगी कि उनको गुटों में बट के इनके साथ जाना है या इनके किसी एक नेता को बनाना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये लोग पार्टी को नहीं बढ़ाना चाह रहे। विद्रोही जी ने स्पष्ट कहा कि ये लोग व्यक्तिगत राजनीति कर रहे हैं, ये खुद को बढ़ाना चाह रहे हैं कि पार्टी में अपने लोगों को संगठित कर दें, अपने ज्यादा एमएलए को टिकट दिला दें, यानी कि वो सिर्फ अपना वर्चस्व जमाना चाहते हैं। चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे शैलजा जी हो, चाहे कोई भी हो इनका। तो बड़ी बात कही पंकज जी ने बड़ी बात कही कि कांग्रेस में सब अपना अपना गुट और अपना अपना वर्चस्व बनाना चाहते हैं और आम आदमी पार्टी जनता की राजनीति करती है, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और दूसरी बातों की बात कर रहे हैं। तो मैं वेद जी अब आपके पास ही आता हूं। तमाम सारी बातें सारे लोगों ने कही और सभी की बातों से एक चीज सामने आती है कि कांग्रेस की गुटबाजी ही उसकी सबसे बड़ी समस्या है, नंबर 1। नंबर 2, आप जो कहते हैं कि सब कुछ सामान्य, तो सामान्य स्थिति होने की स्थिति नहीं दिखती है। जैसा पवन बंसल जी ने कहा कि घोषित कर दें कि हाँ ये होगा, तो क्या आपकी परंपरा है और क्या स्थितियां हैं? तो इन्हीं सारी चीजों को लेके आपसे सवाल है कि आप कहाँ हैं और जो आप कहना चाहते थे। जी सुकल जी, मेरे साथी मेरी कही हुई बात की अपनी मनमानी व्याख्या कर रहे हैं, उनको लोकतांत्रिक अधिकार है। मैंने क्या कहा कि कांग्रेस एकजुट है। चुनाव से पहले कांग्रेस के नेता अपनी पोजीशनिंग करते हैं, क्योंकि हमारे पास कार्यकर्ताओं की भरमार है। हर कार्यकर्ता, हर नेता चाहता है कि उसको चुनाव में टिकट मिले, उसको पद मिले। यही पॉलिटिक्स में हेल्दी प्रैक्टिस है। तो उस हेल्दी प्रैक्टिस को यदि ये साथी गुटबाजी मानकर खुश होना चाहते हैं तो हो ले, इनकी मर्जी है। लोकतंत्र के अंदर आगे बढ़ने की परंपरा, हेल्दी प्रैक्टिस कांग्रेस ने ही दी है। यही लोकतांत्रिक परंपरा है। लोकतंत्र क्या है? अब ये दल है, आप पार्टी है, इनके यहाँ कहां लोकतंत्र है? इनेलो है, कहां लोकतंत्र है? जजपा है, कहां लोकतंत्र है? बीजेपी है, कहां लोकतंत्र है? कांग्रेस में लोकतंत्र है। और जिस पार्टी में लोकतंत्र होगा उसमें भिन्न भिन्न बोलियां होंगी, भिन्न भिन्न आवाज होगी। और भिन्न भिन्न बोलियां, भिन्न भिन्न जब आवाज उठती है और जब फैसला लिया जाता है तो उनका निचोड़ निकालकर एक फैसला लिया जाता है। यही कांग्रेस में 70 सालों से हो रहा है। आजादी के बाद भी, आजादी के पहले भी होता था। यही मैं बता रहा हूं। जब हम फैसला ले लेंगे, चुनाव की घोषणा हो जाएगी, टिकटें हम बांट देंगे, एकजुट होकर हम चुनाव लड़ेंगे, एक मुद्दे पर लड़ेंगे, एक मैनिफेस्टो पर लड़ेंगे और सामूहिक नेतृत्व में लड़ेंगे। कांग्रेस कभी एक नेता को घोषित कर चुनाव नहीं लड़ती, सामूहिक नेतृत्व से लड़ती है। पहले जब कांग्रेस का एक छत्तर राज होता था या एक छत्तर वर्चस्व होता था तो शायद कांग्रेस घोषणा नहीं करती थी। अब तो कांग्रेस हर जगह कह रही है कि भाई सामूहिक नेतृत्व से चुनाव लड़ेगा। और सामूहिक नेतृत्व के बाद जब हमारे विधायक चुने जाएंगे तो जो विधायक जिसके साथ ज्यादा होंगे, कांग्रेस की परंपरा पिछले 15-20 साल से तो मैं देख रहा हूं, हर बार चुनाव होता है, गुप्त मतदान होता है या 1 to 1 अपनी राय लिख कर देते हैं और फिर गिनती होती है कौन किसके साथ है और उसके आधार पर फैसले होते हैं। एक इन्होंने बंसल जी ने कह दिया कि 2005 में हुड्डा के साथ 27 एमएलए थे, भजन लाल के साथ 40 एमएलए थे। ये भी मिथ्या बात है। ये केवल एक प्रचार है। कटु सत्य यह है कि उस समय 27 एमएलए अकेले हुड्डा के साथ थे, कुछ एमएलए राव इंद्रजीत के साथ थे, कुछ शैलजा जी के साथ थे, कुछ वीरेंद्र सिंह के साथ थे। इन लोगों ने सामूहिक रूप से हुड्डा का समर्थन कर दिया। हुड्डा के साथ उस समय
43 या 44 एमएलए बन गए थे और भजन लाल के पास 30 के आसपास रह गए थे। उस समय भी बहुमत भजन लाल के विरोध में था और यही हुआ है हिमाचल में, यही हुआ है कर्नाटक में और यही हरियाणा में होगा। और हमारे नेता बड़े स्पष्ट रूप से अपनी बात कह रहे हैं। बात कहने को आप गुटबाजी, विरोध कहे, ये आपका अपना विश्लेषण है और हमारा स्पष्ट मानना है, चाहे आप पार्टी है, चाहे इनेलो है, चाहे जजपा है, उन सबको अपना दावा करने का अधिकार है, अपनी बात कहने का अधिकार है और अपने दम पर सत्ता लेने का, सपना लेने का भी अधिकार है। ये हर दल का अधिकार है। पर हरियाणा की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो बड़ी क्लियर है कि हरियाणा के अंदर भाजपा और कांग्रेस के बीच में मुकाबला है। कांग्रेस बहुत आगे है, भाजपा बहुत पीछे है। जजपा की जो हालत है, जजपा को तो वो लोग अपना साथी भी नहीं मानते। जब एक मुख्यमंत्री एक सार्वजनिक चर्चा के अंदर, अखबार की चर्चा में ये कहते कि भाजपा की सरकार है, जजपा की सरकार नहीं, और उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला सार्वजनिक बयान देकर इसका विरोध करे कि भाई आप गलत कह रहे हो, हाईकमांड से जाकर मिले, इसका मतलब क्या है कि वो सरकार चलाने के लिए जरूर जजपा को अपना साथी मान रहे हैं, पर क्योंकि जजपा को अंदर से उन्होंने तोड़ लिया है। जजपा के 10 चलिए तो इसी पे आगे मैं बात खत्म कर रहा हूँ। 3-4 एमएलए को छोड़कर सारे एमएलए वो ले चुके हैं। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जब चुनाव की घोषणा आ जाएगी तो आप देख लेना जजपा और भाजपा के कितने विधायक कांग्रेस में आते हैं। और आप रोज देख रहे हो भाजपा, जजपा और आप पार्टी के जो निचले स्तर के कार्यकर्ता हैं वो रोज 20-30 कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, जो अपने आप में बताता है कि हरियाणा की राजनीति का हाल क्या है। चलिए तो मैं पंकज जी के पास आता हूँ। पंकज जी, आपकी पार्टी के भी लोग भाजपा में ज्वाइन, कांग्रेस में ज्वाइन कर रहे हैं। इनका मैं आता हूँ उमेश जी, इसके बाद आप ही के पास आता हूँ। पंकज जी, तो आपकी पार्टी के लोग भी ये कह रहे हैं वहां ज्वाइन कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप यहाँ पर खड़े हो रहे हैं जी। आम आदमी पार्टी ने अजय जी पिछले महीने 11 लाख नए सदस्य बनाए हैं। ये किसी से छिपा नहीं, हमने सार्वजनिक भी किया था कि आम आदमी पार्टी ने नए हरियाणा के अंदर 11 लाख नए सदस्य बनाए और जिन मुद्दों पर बनाए, जिन मुद्दों के साथ जनता के संवाद के साथ संवाद किया और जब ये लोग बने, वो मैंने मुद्दे आपको मेरे पहले प्रकरण में बता दिया कि किन किन मुद्दों के साथ जनता से संवाद किया जब 11 लाख नए सदस्य बनाए। किसी भी पार्टी के प्रवक्ता के पास अगर 11 लाख ऐसा कोई आंकड़ा हो कि हमने 11 लाख सदस्य बनाए थे तो वो यहाँ बता दें। विद्रोही जी ने कहा कि हमारे पास कार्यकर्ताओं की भरमार है। 1 साल से उदय भान जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पास कमान है, संगठन नहीं बढ़ा पाए अपना। जबकि आम आदमी पार्टी ने आज अपना प्रदेश अध्यक्ष भी दे दिया है, कैंपेन इंचार्ज भी दे दिया है। मैं कहो तो नाम बताता हूँ, डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता को प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिया गया है, कैंपेन इंचार्ज कौन बनाया है? सर कौन बनाया है? सुशील गुप्ता जो कोऑर्डिनेशन कर रहे थे वही। अनुराग ढांडा जी को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया है, चित्रा सरवारा को, बंताराम वाल्मीकि को, बलबीर सैनी जी को, इन सबको वाइस प्रेसिडेंट बनाया है। तो आम आदमी पार्टी तो लगातार अग्रसर है अपने संगठन को बनाने के लिए, जनता के बीच जाने के लिए। कांग्रेस जो आप गुटबाजी का जो आपने मुद्दा उठाया है वो उसी में उलझी हुई है। उनको ना संगठन से मतलब है, ना हरियाणा की जनता से मतलब है, उनको सिर्फ अपने से मतलब है, अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, ना जनता का ना। चलिए पंकज जी ने कहा कि सिर्फ बाकी उल्लू सीधा करना चाहते हैं, किसी को जनता से मतलब नहीं। मैं उमेश जी के पास जल्दी से आऊंगा। कार्यकर्ताओं से भी मतलब नहीं है जी, कार्यकर्ताओं से भी मतलब नहीं। उमेश जी के पास आऊंगा। उमेश जी, एक तो आप कुछ कहना चाह रहे थे, नंबर 1। नंबर 2, सवाल वही है, वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं, कोई लड़ाई में ही नहीं है, जजपा का तो कुछ अस्तित्व ही नहीं है। जी बिल्कुल ठीक बात है। जजपा का अस्तित्व नहीं, जजपा सरकार बनाने जा रही है हरियाणा के अंदर। और ये जो अस्तित्व को जो नकार रहे हैं ना आज, यही इन्होंने अभी 10 एमएलए देखे हमारे और उप मुख्यमंत्री भी देख लिया है, और यही आने वाले समय में जो है मुख्यमंत्री भी हमारा देखेंगे। इन्होंने तब भी अस्तित्व नकारा था हमारा, जब 10 एमएलए आने से पहले यही वो लोग थे जो चैनल में बैठ के कहते थे कि अरे ये तो बच्चों की पार्टी है, इसमें तो बच्चों ने शुरुआत की है, इन बच्चों का क्या होगा, इनका भविष्य का पता नहीं है। और आज हालत ये है कि वही बच्चा आज हरियाणा का उप मुख्यमंत्री है। तो इन्होंने तब भी नकारा था।
तो इसीलिए मैं इनकी बातों पे नहीं जाता, क्योंकि इन्होंने नकारा और हम मुख्यमंत्री बने। अब ये फिर नकार रहे हम मुख्यमंत्री बनेंगे। तो चलिए तो चलिए, बात आपके लिए इनका नकारना सही है। कोई बात कांग्रेस ने विद्रोही बच्चा पार्टी नहीं कहा, भाजपा ने कहा था। ये शुद्ध कर ले, बस मैं इतना ही कह रहा हूँ। मैं आपकी बात करूंगा विद्रोही जी। पहले मैं आम आदमी पार्टी की बात कर लूं। मैं जो 6 लाख बेटी वो भाजपा के लिए नहीं कह सकते हैं ना भाई, उनके साथ है। भाजपा कहती थी सर, यही मतलब असत्य ना बोले, मैं इतनी बात कह रहा हूँ। वो भाजपा जो इनके लिए बच्चा पार्टी कहती थी, वो आरोप हम पर क्यों लगा रहे हैं? भाजपा पर लगाए या चुप रहे, हमारा नाम ना नहीं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बोलते थे इस बात को, ऐसा नहीं है। मैं अपनी बात समय फिर मेरे लिए कम पड़ जाएगा। चलिए आगे बढ़े। हाँ, आम आदमी पार्टी की बात करता हूँ। अभी जो है उन्होंने कहा कि हमारे 6 लाख यहाँ पर हम सदस्य बने हैं और इस तरीके से बात की। 11 लाख सर, 11 लाख। ये जो आंकड़ों का खेल है तो इन्हीं को पता होगा कैसे आंकड़े बनाए इन्होंने। लेकिन हकीकत ये है कि आज के समय में संगठन नाम की चीज नहीं है। पूरे हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी का संगठन नाम चीज नहीं है। और जिस तरीके से ये लड़ाई लड़ रहे हैं आपस में, फरीदाबाद में आप आके देखो कितनी बुरी तरह से ये लोग गाली गलौज करके लड़ाई लड़ रहे हैं आपस में। इनकी हालत ये है कि बिना जिलाध्यक्ष के इनके जिले चल रहे हैं और बिना प्रदेश अध्यक्ष के प्रदेश चल रहा है इनका। अब बात करते हैं हमारे हरियाणा के जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है सर। हाँ, नहीं अभी तक तो मुझे नहीं पता, रात तक तो नहीं था, सुबह तक कोई आई नहीं, न्यूज नहीं आई। ये कहाँ से न्यूज दे रहे हैं? अभी सुबह तक कोई न्यूज नहीं आई है इस बारे में। अब वो प्रवक्ता है सर, तो वो कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं। आप भी तो चैनल पे रहते हैं हर टाइम। अभी आके आपको बता दी क्या न्यूज? मान लीजिए बढ़ा दिया है। अभी विद्रोही जी की बात करें हम, जो विद्रोही जी ने बात रखी, कांग्रेस की बात रखी इन्होंने, कि इन्होंने ये कहा कि कांग्रेस जो है इतने सालों से। सुन लीजिए कुछ कह रहे हैं, जोड़ रहे हैं विद्रोही जी आपकी बात। अभी एक चैनल ने मेरे से प्रतिक्रिया मांगी है 12 बजे के लिए। हम मान रहे हैं। उसकी नाम बताए एक चैनल, अभी उसी का जी। कांग्रेस की जो पोजीशन है वो सबके सामने खुली है और आज का जो विषय है, जो चर्चा है, वो भी सबको क्लियर है कि जो कांग्रेस की गुटबाजी है वो किस पोजीशन में पहुंच चुकी है कि आज हमें 1 घंटे के लिए इन पे चर्चा करना पड़ रहा है। वैसे तो चर्चा के लायक है नहीं ये लोग जो है, लेकिन फिर भी इनकी गुटबाजियों के लिए हमें चर्चा में आना पड़ रहा है। सबको 1 घंटा लगाना पड़ रहा है इनके ऊपर, विद्रोही जी ऊपर में। और कि भाई इतनी गुटबाजी, मतलब कोई एक गुट हो तो समझ आता है, इतने सारे गुटों में ये बटी हुई है पार्टी आज के समय में। मतलब हर आदमी अपने नेता के घर के आगे बोर्ड लगा देता है कि मेरा सीएम कैसा हो, सिद्धू रमैया जैसा हो, मेरा सीएम कैसा हो, किरण चौधरी जैसा हो, मेरा सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसा हो। तो मैं तो ये कहता हूँ कि बच्चों की पार्टी हमारी नहीं है, हमारे हम बच्चे बड़े हो चुके हैं और बच्चे सीएम बच्चे बड़े हो चुके हैं। उमेश जी ने बड़ी बात कही कि अब ये बच्चे जो हैं बाप बन चुके हैं, ये समझना पड़ेगा। तो अब चलिए मैं बाप दादा की ही पार्टी पे पहुंच जाता हूं। विजयन जी, आप तो दादा की पार्टी हैं, चाचा की पार्टी हैं, और ऐसी स्थिति में आज बच्चे आपको बिल्कुल इतना पीछे छोड़े दे रहे हैं और कांग्रेस कह रही किसी से लड़ाई नहीं है। जी विजयन जी। अजय जी देखिए, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, और अगर बच्चे अपने आप को बड़ा समझने लग जाए अपने, हाँ मैं सुन रहा हूँ, आपको सुना रहे। हाँ अजय जी, एक मिनट, हाँ कोई बात नहीं, विद्रोही जी छोड़ो, आप छोड़ो, बनाने दो, आप इनके पीछे क्यों लग लिए? विद्रोही जी बनाने तो क्या बात होगी? और छोड़िए, क्या लेना इनका, हमने इनसे उनका संगठन है, बना रहे हैं, अच्छी बात है, बधाई इनको। अरे जी मैं ये कहता हूँ, पहले बात तो भाटी साहब से मैं ये जानना चाहता हूँ, बच्चा कभी अपने पिता के आगे बड़ा नहीं होता, बच्चा कभी अपने दादा के आगे बड़ा नहीं होता। वो कितना भी बड़ा हो, वो उम्र में बड़ा हो सकता, लेकिन माता पिता से कभी बड़ा नहीं हुआ करता। और यही घमंड जो है ना, बच्चों को नीचा दिखा देता है। दादा से पिता से भी बड़ा नहीं होता, चाचा से भी बड़ा नहीं होता। अगर आपके रिवाज में चाचा से बड़ा होता, आपने बोला हमारे बच्चे, भाई आपने बोला बच्चे, आपने बोला बच्चे बड़ा होंगे। अगर बच्चे बड़ा होंगे तो मैं नहीं मानता इस बात को कि बच्चे कभी बड़ा, मुझे बोलने दो, आप बोलने दो, बाटी जी बोलने दो, आप मैं ठीक नहीं बोलता। अच्छे साथी आप सुनो बात, ठीक है, अच्छे साथी बात को सुनते हैं, बीच में नहीं बोलते।
मेरा के बच्चे भी बड़े नहीं होते, बच्चे बच्चे ही रहते हैं बड़ों के आगे। दूसरी बात देखिए, मैं अपनी बात वहीं से शुरू करता हूं जहां मैंने खत्म की थी। आज प्रदेश में, जैसे मैंने पहले अपना वर्जन रखा था, विपक्ष का नेता और तेरी पसंदी चौटाला है। दूसरी बात, पूरे हरियाणा प्रदेश में ये पूरी चर्चा है कि अगर अभय सिंह कोई सत्य व्यक्ति तो वो अभय सिंह चौटाला है। जो कहता है वो करके दिखाने का दम यदि किसी नेता में है तो अभय सिंह चौटाला में है, और निर्भर से कोई काम कर सकता है। एक अच्छा प्रशासक कोई सिद्ध हो सकता है तो वो अभय सिंह चौटाला भी हो सकता है। आज जिस प्रकार से भ्रष्टाचार है और अनेक नीतियां ऐसी जो सरकार अच्छे से लागू नहीं कर पाती है, नीतियां बना देती है लेकिन प्रशासनिक तौर पर वो लागू नहीं हो पाती है। अगर इस तरह का कोई नेता हरियाणा प्रदेश में तो अभय सिंह चौटाला है। अभय सिंह चौटाला को हरियाणा प्रदेश चाहने लगा और मुझे लगता है कि 2024 में अभय सिंह चौटाला को पूरा आशीर्वाद हरियाणा प्रदेश में मिलने वाला है। अब मैं कांग्रेस की बात करता हूँ। विरोधी जी बहुत देर से हमारे को सुना रहे हैं कुछ कांग्रेस का। देखिए अजय जी, ये हाल है कांग्रेस के जो सीनियर लीडर राहुल गांधी जी हरियाणा प्रदेश से चले जाते हैं, दिल्ली से चले अब और सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, अंबाला होते हुए शिमला पहुंच जाते। हरियाणा प्रदेश की लीडरशिप को ये आपके नेता हरियाणा प्रदेश कर रहे हैं, या तो इनको तो जानकारी नहीं, ये इतने हरियाणा में है, आप इसका अंदाजा लगा लीजिए। और हाईमान भी रात्रि के पता ही दे दे भाई मैं आ रहा हूं, ये इनका तालमेल है आपस का। इनका न अंदर हरियाणा का तालमेल है न इनका ऊपर तालमेल है, क्योंकि हाई कमान भी जानती है कि ये जो हरियाणा कांग्रेस है ये नहीं सुधर सकती। दूसरी बात इन्होंने कहा लोकतंत्र की बात करते हैं। मैं लोकतंत्र की इनको बधाई देता हूं। इस लोकतंत्र को थोड़ा और मजबूत बनाओ विद्रोही जी। वैसे तो अपने आप ही बन जाएगा, लेकिन आप भी जोर लगाओगे तो थोड़ा और मजबूत लगा लो, क्योंकि वर्ल्ड में लोकतंत्र इंडिया का मजबूत है, ये तो सही बात है, लेकिन कांग्रेस का लोकतंत्र और मजबूत होने के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, जो कि स्पष्ट रूप से दिखाई देगा अपना लोकतंत्र, और इसको और बढ़ाने का काम करो। दूसरी बात, अभी कहते कि IMLD को पीछे छोड़ दिया। IMLD जो है चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ वो वट वृक्ष है, वो जो कभी किसी से छोटा नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि कुछ टहनियां टूट जाती हैं आंधी तूफानों में, उनकी कोई बिल्कुल यही बात वाले करते हैं। वो तुम्हारा जो कार्य करता है वो कह रहा था, यही बात मैं कह रहा था कि इंडियन नेशनल लोकदल यहाँ पे जड़ों में है। निश्चित रूप से चौधरी देवीलाल को हर कोई एक सम्मान के साथ देखता है और पूरा हरियाणा देखता है। तो इसी में अब मैं आखिरी फाइनल कमेंट के लिए जाऊंगा पवन कुमार बंसल जी के पास में। बंसल साहब, जिस तरह की सारी बातें आपने सुनी और इन सब के बाद में आपका कंक्लूजन क्या है, और आप क्या समझते हैं कि क्या कांग्रेस जो आज मुख्य विपक्षी दल है वो इस लड़ने की स्थिति में है, और क्या वो सत्ता तक पहुंचने की स्थिति में है? नंबर एक। नंबर दो, क्या वो फिर मुख्य विपक्षी दल रह पाएगी? नंबर तीन, उसकी गुटबाजी उसे कहां ले जाएगी? जी बंसल साहब। मैं शुक्ल जी हरियाणा का निवासी हूँ, यहाँ पैदा हुआ। मैं सभी दलों के प्रवक्ताओं से विनम्र आग्रह करता हूँ कि वो अपना अपना ब्लूप्रिंट लेकर आए हेल्थ में और एजुकेशन में। खास तौर पे लोगों का 60% पैसा खर्च होता है, उनके बारे में क्या नीति है उनकी। इसमें प्रदेश में हेल्थ का ढांचा चरमराया हुआ है। गुड़गांव में देख लिया, मेदांता बन गया, फोर्टिस बन गया, बड़े बड़े अस्पताल बन गए। आम आदमी के लिए जो अस्पताल बना है उसकी बिल्डिंग खराब पड़ी है। रोहतक में PGI में पूरा स्टाफ नहीं है, डिस्पेंसरीज में स्टाफ नहीं है। और इसी तरह एजुकेशन के क्षेत्र में सरकार प्राइवेट स्कूल तो पढ़े पड़े हैं पूरी तरह से, लेकिन सरकारी स्कूल पढ़े पड़े हैं। तो सरकारी स्कूलों को बिठाया जा रहा है, प्राइवेट स्कूल पढ़े पड़े हैं। लोगों को शिक्षा के लिए सारा पैसा उनका खर्च होता है। ये पार्टियां पॉपुलिस्ट मेजर तो कर रही हैं। 5,000 पेंशन कर दी, चंद्र ने कह दिया बोलोगी, उसने और बढ़ा दिया। उठा साहब ने कहता मैं 6,000 कर दूंगी। तुम्हारा क्या जाता है अपने हाथ से? अरे ब्लूप्रिंट लेके आओ, लोगों को कहाँ से रोजगार दोगे, कहाँ से पैसा लाओगे, लोगों को एजुकेशन की फैसिलिटी कहाँ से दोगे, लोगों को हेल्थ की फैसिलिटी कहाँ से दोगे? अब हुड्डा साहब जी, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या हुड्डा साहब का कोई पश्चाताप है? वो कहेंगे कि मुख्यमंत्री रहते हुए अपने आप को किसान का बेटा कहते हैं। किसानों की जमीनें सेक्शन 4 और 6 का दुरुपयोग करके लूटी उन्होंने। 6 मामलों में अदालत से जमानत पर है भूपेंद्र हुड्डा, माइनर लैंड स्कैम में, प्लॉट अलॉटमेंट स्कैम में। उन्हें पौने दाम पर किसानों की जमीन गन पॉइंट पर लूटी गई, और जब सेक्शन बिल्डरों ने खरीद ली 4 और 6 वापस ले दी गई। हुड्डा साहब जमानत में, क्या हुड्डा साहब कोई पश्चाताप नहीं होता? क्या किसानों की जमीन इतना लूटी गई? क्या हुड्डा साहब कहेंगे कि जो हुआ से हुआ, अगर मुझे कोई चांस मिला तो आगे से मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा?
तब लोग मानेंगे कि वाकई उनका दिल साफ है। और मैं 6000 कर दूंगा, मैं पेंशन ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, इसलिए बरगलाने की बात है। बिल्कुल, तमाम सारे सवाल खड़े हैं और निश्चित रूप से इन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, सभी दलों को देने पड़ेंगे। आरोपों के घेरे में कोई एक दल नहीं है, सभी लोग हैं, सभी के नेता हैं, सभी पर तमाम आरोप हैं, चाहे मौजूदा मुख्यमंत्री हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, जेजेपी हो, जेजेपी की और भाजपा की सरकार हो, इनेलो पे भी आरोप रहे और कांग्रेस पर भी आरोप है। तो इस तरीके से आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार पे भी आरोप है। तो आरोपों के घेरे में सब है, लेकिन सबको जवाब देने होंगे, सबको अपना ब्लूप्रिंट देना होगा और सबको बताना होगा कि कैसे वो करेंगे। और गुटबाजी से कड़ाई से निपटना होगा। यदि गुटबाजी से नहीं निपटेंगे तो निश्चित रूप से पार्टियों की स्थिति खराब होगी, और खासकर कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस कहती है कि लोकतंत्र की बात है, तो लोकतंत्र ठीक है, लेकिन जो ये गुटबाजी है वो लोकतंत्र नहीं, ये भीड़ तंत्र का हिस्सा है। इसके साथ चर्चा समाप्त करता हूं। कल फिर मिलेंगे कुछ और मुद्दों के साथ में, कोई और विषयों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।